14 अगस्त 2005 को हीलियोस एयरवेज जब अपने साथ 115 यात्री लेकर उड़ी, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे साबित होने वाले थे। प्लेन से कांटेक्ट करने की कई कोशिशें की जाती हैं, लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सिचुएशन इस हद तक सीरियस हो चुकी थी कि प्लेन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए 2 F-16 फाइटर प्लेन को भेजा जाता है। F-16 पायलट को ऑर्डर्स दिए गए थे कि कोई भी टेररिस्ट अटैक का खतरा लगे तो प्लेन पर वहीं मिसाइल फायर कर दिया जाए। लेकिन F-16 पायलट ने जब कॉकपिट के पास जाके देखा तो उसने पाया कि फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि प्लेन में बैठे सारे लोगों की मौत प्लेन क्रैश होने से पहले ही हो चुकी थी। प्लेन काफी देर तक डेड बॉडीज को लेकर ही ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अचानक F-16 पायलट ने देखा कि एक अनजान आदमी कॉकपिट में आके कैप्टन की जगह बैठ जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनजान आदमी था कौन? कहीं सभी लोगों की अचानक हुई मिस्टीरियस मौत के पीछे इस इंसान का तो हाथ नहीं? प्लेन क्रैश क्या इस अनजान आदमी ने नहीं कराया? जानेंगे पूरी बात इस वीडियो में। Here in Greece, where a jetliner has crashed near Athens, killing all 121 people on board, including 48 children. Helios Airways Flight 522 crashes in Greece. 14 अगस्त 2005 एकदम आम दिन था। हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 सिप्रस से प्राग जाने वाली अपनी एक शेड्यूल फ्लाइट की तैयारी कर रही थी। फ्लाइट अपनी फाइनल डेस्टिनेशन प्राग पर पहुंचने से पहले एथेंस में रुकने वाली थी। इस शेड्यूल फ्लाइट को ऑपरेट एक बोइंग 737 एयरप्लेन करने वाला था। इस पर्टिकुलर प्लेन को ओलंपिया के नाम से जाना जाता था। इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान 1997 को भरी थी, जिसके बाद हीलियोस एयरवेज ने 16 अप्रैल 2004 को इस प्लेन को लीज पर ले लिया था। उस दिन दोस्तों फ्लाइट में टोटल 121 लोग सवार थे, जिसमें से 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट के पायलट इन कमांड कैप्टन हांस जर्गन एम थे। 59 साल के कैप्टन के पास 35 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसके चलते उन्होंने 16,900 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस पूरा कर रखा था। उनके को पायलट 51 साल के पैम्पोस थे। पैम्पोस को हीलियोस के लिए फ्लाई करते हुए 5 साल हो चुके थे, जिनमें उन्होंने 7,549 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस ले लिया था। दोस्तों दोनों ही काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। सुबह 9:07 को प्लेन एथेंस के लिए लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाता है। एथेंस तक का सफर एयरप्लेन 1 घंटे 23 मिनट में करने वाला था। टेक ऑफ एकदम नॉर्मल हुआ था। पायलट्स भी अपने रूटीन चेकिंग और प्लानिंग में लग गए थे। किसी को भी दोस्तों इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके लिए ये फ्लाइट उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला था। लेकिन जब 10 मिनट बाद ही प्लेन मेडिटेरेनियन के ऊपर से क्लाइंब कर रहा होता है, तभी अचानक कॉकपिट में केबिन ऑल्टीट्यूड अलर्ट हॉर्न बजने लगता है। कॉकपिट में इस साउंड के आने का मतलब था कि प्लेन डीप्रेशराइज हो रहा है। केबिन में धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल अब गिरते ही जा रहा था। इस वार्निंग की आवाज सुन के कॉकपिट का माहौल तनाव भरा होते देर नहीं लगती। इस साउंड को सुनने के बाद पायलट को इस चीज का इंडिकेशन हो जाना चाहिए था कि प्लेन को अब वो और क्लाइंब ना कराए, उल्टा अब जितना जल्दी हो सके उन्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद पायलट से जो गलती होती है वो प्लेन के क्रैश होने के मेजर कारणों में से एक रहता है। पायलट ने कॉकपिट में आ रही केबिन ऑल्टीट्यूड अलर्ट को मिस इंटरप्रेट कर लिया था। दोनों पायलट को ये लगा कि वार्निंग तो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है। असल में केबिन ऑल्टीट्यूड अलर्ट और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग की आवाज एक जैसी सुनाई में आती है। ये जो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है। ऐसे में 12,000 फुट की ऊंचाई पे जब पायलट ने देखा कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग बज रही है, तो कंफ्यूजन के मारे वो अपना सर ही खुजाता रह गया। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का इंटेंशन पायलट को कोई भी अनसेफ या इनअप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन में प्लेन को टेक ऑफ करने से बचाता है। इसीलिए ये सिर्फ प्लेन के ग्राउंड पे होने पर ही बचती है, ताकि प्लेन उड़ान भरने से पहले एकदम सेफ रहे। इस वक्त तक पायलट ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो अभी तक उनके पकड़ में नहीं आ पाई है। सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि अगली कुछ ही मिनटों में कॉकपिट के ओवरहेड पैनल पे मल्टीपल वार्निंग लाइट्स जलने लग जाती हैं। ऐसे में कॉकपिट के अंदर पायलट के लिए काफी स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। दोनों पायलट के द्वारा खूब कोशिश की जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से सामने आता है कि दोनों के बीच हुई कॉन्वर्सेशन में काफी कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट सा नजर आने लग रहा था। प्रॉब्लम का जल्दी से सोल्यूशन निकालने के लिए कैप्टन ने ग्राउंड पर बैठे हीलियोस के मेंटेनेंस टीम की मदद ली, जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही ग्राउंड से कांटेक्ट किया। इन सब वार्निंग्स के बीच पायलट का अटेंशन प्लेन अपनी तरफ करने की कोशिश करता है।
ऐसा करने के लिए प्लेन में एक मास्टर कॉशन अलार्म होता है, जिसके एक्टिवेट होते ही पायलट को प्लेन ये बताने की कोशिश करता है कि प्लेन अभी काफी अनसेफ स्टेट में उड़ रहा है और इस पे इमीडिएट अटेंशन देके उसको नॉर्मल करने की जरूरत है। प्लेन अब 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब केबिन में बैठे पैसेंजर्स को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत होने लग रही थी। प्लेन के केबिन में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाते हैं। पायलट केबिन में ऑक्सीजन मास्क के गिरने से अभी तक अवेयर नहीं थे। कैप्टन ने इस सिंपल और सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बार बार यही रिपीट कर रहे थे कि कूलिंग वेंटिलेशन फ्लाइट लाइट्स आर ऑफ। Can you confirm pressurization panel is set to auto? कैप्टन उस स्टेट में था जिसमें उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ अटेंशन ग्राउंड इंजीनियर के सवाल को देनी चाहिए थी, लेकिन कैप्टन ने इंजीनियर के इस सवाल को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया। बल्कि टॉपिक से हटके वो अभी भी उस कूलिंग वेंटिलेशन फैन लाइट में ही अटके हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, ये पायलट से हुई किसी भी तरीके की आखिरी बात थी। इसके बाद प्लेन क्रैश हो जाने तक कोई संपर्क नहीं हो पाता है। एयरप्लेन अभी भी क्लाइंब ही कर रहा था। 34,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब प्लेन उसी एल्टीट्यूड पर ऑटो पायलट की मदद से क्रूज करने लग रहा था। 9:30 से लेकर 9:40 तक मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए जाते हैं पायलट से संपर्क करने के, लेकिन एटीसी को किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिलता। इसी बीच 9:37 पर प्लेन अब एथेंस की एयर स्पेस में एंटर कर चुका था। अब जब भी पायलट एक नई एयर स्पेस में एंटर करता है तो उसे उस एरिया के एटीसी से कांटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं होता। अगले कुछ समय में 19 और अटेम्प्ट किए जाते हैं प्लेन से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन सभी अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहते हैं। ग्राउंड पर अब काफी सवाल उठने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा। कहीं किसी ने कॉकपिट ब्रीच करके प्लेन को हाईजैक तो नहीं कर लिया होगा। इन सवालों से पर्दा हटाने के लिए हेलेनिक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट को तुरंत प्लेन के पास भेजा जाता है। उनका मकसद क्रू से विजुअल कांटेक्ट बनाना था और प्लेन किसी के लिए भी खतरा ना बने उसका ध्यान रखना था। दोनों F-16 ने अपनी फॉर्मेशंस ले ली थी। एक जेट प्लेन के पीछे उड़ रहा था और दूसरा प्लेन की विंडो के पास। F-16 के पायलट ने जब कॉकपिट विंडो में देखा तो वो हैरान रह गया। कॉकपिट में को पायलट अपनी सीट पे बैठा बेहोश नजर आ रहा था और वहीं कैप्टन की सीट खाली थी और कैप्टन का कोई नामो निशान नहीं था। F-16 पायलट ने फिर अपना ध्यान पैसेंजर केबिन की तरफ किया। उसने देखा कि सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी फाइटर जेट को देखकर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। F-16 के पायलट ने यह भी रिपोर्ट किया कि उसने देखा कि केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटके हुए थे। ठीक 11:49 पे फाइटर पायलट ने एक बहुत ही शॉकिंग बात रिपोर्ट की। उसने बताया कि अचानक से एक अजनबी इंसान कॉकपिट में एंटर कर जाता है और कैप्टन की सीट पर आके बैठ जाता है। F-16 के पायलट ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए उस अनजान इंसान का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को, लेकिन उस इंसान का ध्यान बिल्कुल भी जेट के पायलट की तरफ नहीं गया। ठीक 11:50 पर प्लेन का लेफ्ट इंजन फ्यूल एग्जॉशन के चलते फ्लेम आउट हो जाता है, जिसके बाद से अब प्लेन अपने आप ही डिसेंड होना शुरू हो जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ठीक 11:54 पर कहीं मेडे कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेफ्ट इंजन बंद होने के ठीक 10 मिनट के बाद जब प्लेन 7100 फीट की ऊंचाई पे था, तब प्लेन का राइट इंजन भी काम करना बंद कर जाता है। आखिर एथेंस से 40 किलोमीटर पार हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 नजदीकी हिल्स में जाकर क्रैश कर जाता है। इस दर्दनाक हादसे में प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये एक्सीडेंट ग्रीक हिस्ट्री का अब तक का वर्स्ट एयर डिजास्टर माना जाता है। एक्सीडेंट का कंफर्म होते ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी जाती है। सब इस एक्सीडेंट के पीछे रहे रीजंस को पता करने में लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि प्लेन जब लार्नाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उसके पहले उसे जिन पायलट्स ने ऑपरेट किया था उन्होंने ग्राउंड को डोर सील फ्रोज हो जाने की शिकायत की थी और उसमें यह भी बताया था कि कुछ एबनॉर्मल सी आवाज सुनाई आ रही है। ये जानकारी मिलते ही प्लेन के डोर का एक फुल इंस्पेक्शन शेड्यूल किया जाता है। इंस्पेक्शन दोस्तों एक ग्राउंड इंजीनियर ने किया था, जिसमें उसने प्लेन पर एक प्रेशराइजेशन चेक परफॉर्म किया, ये इंश्योर करने के लिए कि प्लेन की डोर सील में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस टेस्ट में बाहर की हवा को केबिन में इंजेस्ट करवाया जाता है, जिसके 2 तरीके होते हैं, एक इंजन से इस्तेमाल करके और दूसरा प्लेन के एपीयू का इस्तेमाल करके। इंजीनियर ने एपीयू की हेल्प से ये टेस्ट किया था। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि एपीयू से ये टेस्ट करने के लिए प्रेशराइजेशन नॉब को मैनुअल पर सेट करना होता है बजाय ऑटो के। टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इंजीनियर प्रेशराइजेशन नॉब को दोबारा ऑटो पर सेट करना भूल जाता है। प्रेशराइजेशन नॉब जब ऑटो पर होता है तब एयरक्राफ्ट अपने अंदर के प्रेशर को खुद ही एडजस्ट और मेंटेन रखता है, लेकिन अगर नॉब को यहाँ मैनुअल पे रखते हैं तो फिर पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है केबिन
कैबिन का प्रेशर मैन्युअली मेंटेन करने की। दोस्तों ये एक बहुत क्रिटिकल गलती हो जाती है इंजीनियर से, लेकिन एविएशन में ग्राउंड स्टाफ से ऐसी कोई भूल ना हो जाए उसके लिए पायलट्स को मल्टीपल चेक करने रहते हैं, जिसमें से एक इंजन स्टार्ट होने से पहले किया जाता है तो एक टेक ऑफ से पहले किया जाता है, वहीं टेक ऑफ के बाद भी चेक्स होते हैं। पायलट ने इन तीनों चेक्स के टाइम नॉब की सेटिंग को ओवरलुक कर दिया, जिसके चलते अब प्लेन का प्रेशराइजेशन मैनुअल मोड पे ही रह जाता है। यानी अब प्लेन को अगर प्रेशराइज रखना है जिससे पूरी फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये सब काम अब पायलट का हो जाता है। इस नॉब को हमेशा ऑटो पर ही रखा होना चाहिए, जिससे प्लेन के प्रेशराइजेशन का ध्यान प्लेन खुद ही रखे। जैसे ही प्लेन हाई ऑल्टीट्यूड पर जाता जा रहा था, प्लेन के अंदर की ऑक्सीजन में भारी गिरावट आने लग गई। हालांकि कॉकपिट में मल्टीपल अलार्म्स ने पायलट का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए ये बताने की खूब कोशिश की प्लेन के कैबिन का प्रेशर डेंजरसली कम होता जा रहा है। पायलट ने जब मदद मांगने के लिए ग्राउंड को कांटेक्ट किया, तब ग्राउंड क्रू ने स्पेसिफिकली पूछा था कि प्रेशराइजेशन ऑटो पर है या नहीं, लेकिन उस वक्त तक पायलट में हाइपोक्सिया के सिम्टम्स आना चालू हो चुके थे, इसीलिए ग्राउंड क्रू के क्वेश्चन पे वो अटेंशन नहीं दे पाए। फर्स्ट ऑफिसर ऑक्सीजन की कमी होने से सीट पर ही बैठे बैठे बेहोश हो जाता है, वहीं कैप्टन सीट से उठकर सर्किट ब्रेकर को ढूंढते वक्त बेहोश हो जाता है। तभी F-16 के पायलट को कैप्टन की सीट पर बैठा कोई नजर नहीं आया था। ऑक्सीजन खत्म होने पर जब मास्क गिरे तो सिर्फ अगले 12 मिनट तक ही पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मिल रही थी। ऑक्सीजन खत्म होते ही धीरे धीरे सब बेहोश होते जा रहे थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में सामने आया कि एंड्रियास नाम का एक फ्लाइट अटेंडेंट खुद को पोर्टेबल ऑक्सीजन से कॉन्शियस रखने में सफल रह पाया, जिसके बाद उसने कॉकपिट में आके कैप्टन की जगह ले ली। जिसके बाद उसने 737 एयरक्राफ्ट को खुद से ही फ्लाई करने की कोशिश की। उसने रेडियो पर 5 बार मेडे बोल के इमरजेंसी डिक्लेयर की, लेकिन अभी तक प्लेन का रेडियो लार्नका की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही ट्यून था, जिसके चलते एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एंड्रियास का मेडे कॉल नहीं सुनाई दिया। अब हालांकि उस फ्लाइट अटेंडेंट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, लेकिन उसको बोइंग का 737 एयरप्लेन उड़ाना नहीं आता था। इन्वेस्टिगेटर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एंड्रियास का एक्सपीरियंस इनसफिशिएंट था मौजूदा हालातों में प्लेन पर उसका कंट्रोल बनाने के लिए। मार्च 2011 में अमेरिका की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी FAA ने बोला कि सारे 737 एयरक्राफ्ट में 2 एडिशनल वार्निंग लाइट्स लगाई जाए, जिससे पायलट को केबिन ऑल्टीट्यूड अलर्ट और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। हालांकि ये इम्प्रूवमेंट बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रहा, लेकिन इसके सुधार लाने के लिए 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।